आज से हमको स्टार्ट करना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि ये यूपीएससी की क्लास है तो थोड़ा सा कुछ अप्रोच डेवलपमेंट पे भी बात कर लें क्लास स्टार्ट करने से पहले। जैसे लगातार ये कहा जा रहा है कि मेरा तरीका क्या हो पढ़ने का, एक अधिकारी का माइंड कैसा हो। ठीक है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स जो एटीट्यूड है वो कहते हैं कि उसका माइंड कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। क्रिटिकल माइंड का क्या मतलब है? क्रिटिकल माइंड का मतलब ये है कि उसका जो थॉट प्रोसेस हो वो रचनात्मक हो, कॉन्स्ट्रक्टिव हो, यानी कि किसी भी मुद्दे को वो रचनात्मक तरीके से क्या कर सके, किसी भी मुद्दे को कॉन्स्ट्रक्टिव तरीके से वो क्या कर सके, देख सके। तो थोड़ा सा एक बार अच्छा, और कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आते हैं, वहां प्रश्न भी आते हैं क्या कि क्रिटिकली एग्जामिन आते हैं, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है। कई बार क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्रिटिकली एक्सप्लेन, ये भी आते हैं कि इसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। और ये माना भी जाता है इंटरव्यूज के सेक्शंस में भी कि जो कैंडिडेट हो उसका माइंड भी कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। तो एक्चुअली है क्या ये दिमाग, और क्या इस तैयारी के ड्यूरेशन में क्या हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि सिर्फ मेरा कंटेंट ही तैयार ना हो, सिर्फ मेरा किसी भी विषय वस्तु पे केवल वो कंटेंट ही तैयार ना हो, बल्कि मेरा दिमाग भी उस तरफ क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। तो दोनों चीजें हमें सीखनी है। इस क्लास में हम पॉलिटी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और इस क्लास के साथ में हमें यह भी सीखना है कि हम अपने माइंड का डेवलपमेंट भी किस तरफ करें। तो एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप करेंगे कैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग रेफर्स टू द एबिलिटी, वो ऐसी योग्यता है, ठीक है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, इवैल्यूएट। जैसे मैंने एक सूचना दी कि कल कल या परसों क्या मिला है भारत को, ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर आज के न्यूज़पेपर को देखें तो पहला जो हेडलाइन है, उस हेडलाइन में ये लिखा हुआ है कि केरला के जो सीएम हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि जो गवर्नर हैं वो गवर्नर उनके जो बिल्स हैं उस पर एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो डिले हो रहा है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप एक जो सामान्य व्यक्ति है, एक जो लेमैन है, लेमैन का मतलब साधारण आदमी, जैसे सचिन तेंदुलकर ने आज ये शतक मारा, आज 100 किया, विराट कोहली ने ये किया, मैरी कॉम ने ये किया, सरकार ने ये योजना, अब इसको सब लोग सुन रहे हैं। एक गांव का किसान भी सुन रहा है, एक स्कूल का या स्कूलिंग में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट भी सुन रहा है, डॉक्टर भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन को हम देखें कैसे, हम वो कौन सी एबिलिटी के जरिए हम इस इंफॉर्मेशन को क्या करें, जनरेट करें। तो कह रहे हैं कि जिस एग्जाम की या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस बात की डिमांड की जा रही है कि जो व्यक्ति का जो माइंड होना चाहिए वो क्रिटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये ऐसी योग्यता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, इवैल्यूएट। सिर्फ सूचनाओं तक ही उसका दिमाग ना रहे, उस सूचना को वो क्या कर सके, परीक्षण कर सके। कैसे करेगा परीक्षण, कि एजम्पशंस उसमें क्या है, ठीक है, एजम्पशंस के साथ में उसमें बायसनेस या कोई भी चीज, उसके सारे पक्षों को देखें, और सबसे लास्ट चीज ये है कि इंक्लूडिंग योर ओन, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को भी वो क्या कर सके, जनरेट कर सके। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया है कि लिटरेसी के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं, साक्षरता के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें आर्गुमेंट क्या करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे। और कैसे जनरेट करेंगे, हम इसके पक्ष के बारे में भी बात करेंगे और हम इसके यानी कि फेवर और अगेंस्ट
इसके पक्ष में क्या चीजें हैं और इसके अगेंस्ट में क्या चीजें। भारत में शिक्षा का क्या स्तर है, भारत में शिक्षा का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेटस कैसा है। अच्छा, एजुकेशन में भी प्राइमरी एजुकेशन है, फिर आपका हायर एजुकेशन है। एजुकेशन में भी अब कई मोड आ गए हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात कैसे हो रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडिया का रैंकिंग कैसे है, बहुत सारे पक्ष हैं। तो एक इंफॉर्मेशन ये आया कि भारत का विश्व में जो रैंकिंग है विश्वविद्यालयों में, तो भारत में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जो टॉप 200 में, ये एक इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लेते हैं, इस पे मेरा माइंड क्या कहता है और क्यों ऐसा है। अगर इस एबिलिटी को आपने जनरेट कर लिया, क्यों और कैसे, मतलब इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो शायद हम उस सही ट्रैक पर हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, पहचानना है, और फिर उन प्रॉब्लम का क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, थोड़ा सा अब अपने आप को खाली इंफॉर्मेशन तक ना रखें सीमित, है ना। क्योंकि मुझे भाई कम से कम अगर आप इस क्लास में हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो एस्पिरेशन है या तो आईएएस बनने का है, या फिर कम से कम इतना तो है कि हम स्टेट पीसीएस को क्या कर लें, वहां पर उसको क्रैक कर लें। दोनों ही कंडीशन में एक अधिकारी का जो माइंड हो वो रचनात्मक हो, क्रिटिकल हो, कंस्ट्रक्टिव हो। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सिर्फ समस्याओं तक हम सीमित ना रहें, सिर्फ सूचनाओं तक ही हम सीमित ना रहें, बल्कि उनका क्या निकालें, सॉल्यूशन। और इस तरीके से, और सॉल्यूशंस के साथ साथ में हमारा क्या हो, अपना एक खुद का थॉट प्रोसेस हो। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, और उस केस फाइलिंग के साथ में उन्होंने कहा है कि गवर्नर एसेंट नहीं दे रहे हैं। ये मामला किसका है, किस चैप्टर का है, डीपीएसपी का। आगे मैं चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। और इसका जो एक क्रिटिसिज्म है वो यही है जो आज मामला सामने दिख रहा है। तो जिस दिन हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, उस दिन हम ये जो आज का न्यूज़ है इस पर जरूर डिस्कस करेंगे कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे सैंक्शन क्या है, दंड कैसे होगा। क्योंकि ये जो डिस्कोर्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये क्राइसिस ही तो है कि एक चीफ मिनिस्टर भाई एक वहां पर बॉडी एक लेजिस्लेशन कानून बना रही है, और अच्छा कानून क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो किसकी नीड है, सोसाइटी की। और उस पर अगर वो एसेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि जितने भी स्टेट हैं उनका काम क्या है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करें। तो शायद कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिसकी वजह से हम इस नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो आज का जो न्यूज़ था, अच्छा चूंकि मेरे सामने था तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से इस पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तैयार हैं आप लोग, चलिए। तो अब ये पता चल गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की नीड क्या है, ठीक। नीड क्या है, ये जहां फंडामेंटल ऑफ राइट से किस चीज को वहां पर वो गेन मतलब पाना चाहते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या और क्या स्ट्रक्चर होगा। पहला जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, इसमें हम पहले देखेंगे फैक्ट, तथ्य देखेंगे कि आखिर, वो बहुत आराम से देखेंगे और ऐसे इसको करेंगे कि हमें सब कुछ याद होता चला जाएगा। शायद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत पड़े या किसी अदर बुक की नीड पड़े। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां पर कीवर्ड्स हैं, ठीक। तो तथ्य देखेंगे कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड तथ्य क्या है, क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। पहला तथ्य तो यह हो सकता है कि किस पार्ट में है क्वेश्चन, भाई एटलीस्ट आईएएस में नहीं आ सकते लेकिन पीसीएस में हो सकता है, या उससे जो नीचे के एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है। दूसरा फैक्ट ये हो सकता है
कि आखिर आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये एक फैक्ट। अच्छा, फैक्ट का मतलब ये है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन बिट, ये भी एक तथ्य हो सकता है। ठीक है, तो किस पार्ट में है, पार्ट 4 में। और आर्टिकल्स में कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक, आर्टिकल 51 तक। फिर एक फैक्ट ये भी देख सकते हैं कि आखिर इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे संविधानों को पढ़ा है, वहां से बहुत सारी चीजों को बहुत सारे स्रोत के रूप में लिया है। तो आखिर ये डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, ये भी स्रोत के बारे में देख सकते हैं। तो ये भी एक तथ्य का मामला है वहां पर। ठीक है, और फिर इसके साथ में एक फैक्ट हम ये भी देखेंगे कि डिटेल्ड में पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे कि कम से कम 36 to 51 में एक्चुअली है क्या आर्टिकल वाइज, क्योंकि कई बार मैचिंग वर्ड्स में ये भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 37 में क्या है, 39 में क्या है, 44 में क्या है। हम कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ेंगे जहां से मेरा प्रीलिम्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो फैक्ट बेस आएंगे, इसके आने की संभावना कहां पर है, प्रीलिम्स के एग्जाम में। इनकी यूटिलिटी कहां है आपके लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम में। और उन्हीं चीजों को हम देखेंगे जो मेरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट। तो एक क्राइटेरिया तो हम रखेंगे ये कि फैक्ट देखेंगे। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हम क्या देखेंगे कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों, किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, बहुत क्लियर तरीके से। फंडामेंटल ऑफ राइट क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, व्यक्तिगत विकास, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात, तो आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का गोल्स क्या है। तीसरा, हम इसमें यह भी देखेंगे कि आखिर ये प्रभावित किन चीजों से है, इन्फ्लुएंस कहां से है, किसका प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से इस तरीके का जो क्या कहते हैं हमने प्रोविजन बनाया अपने संविधान में, तो इन्फ्लुएंस क्या है। एक बात यह भी कही जाती थी कि 1935 का एक्ट इससे पहले चल रहा था, तो क्या इससे कोई रिलेशन है, क्या वहां से कुछ इसमें इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एक सोर्स के रूप में तो यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, आयरिश, मजे की बात क्या है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या किया है, कॉपीड किया है, कहां से, स्पेन से। कहां से कॉपीड किया है, स्पेन से। तो देखेंगे कि इन्फ्लुएंस किन किन चीजों का है। नेहरू के जो विचारधारा थी उनसे भी इन्फ्लुएंस कई सारे आर्टिकल होंगे। ठीक है, कई सारे आर्टिकल महात्मा गांधी से, जैसे जो ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इन्फ्लुएंस कहां कहां से। फिर एक चीज हम इसमें यह भी देखेंगे कि आखिर जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बन गई है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, कथन, कि आखिर एक्चुअली है क्या। भीमराव अंबेडकर ने, ऑस्टिन ने, बहुत सारे लोगों ने, और कई बार स्टेटमेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन आते। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था, किन्होंने इसको किस तरीके से देखा है, स्टेटमेंट भी देखेंगे। फिर इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सी आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है, विचारधारा कौन कौन सी है, और उन विचारधारा की बेसिस पर कई सारी किताबों में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कि हम 36 से 51 के जो अनुच्छेद हैं उनको हम कितने भागों में, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है पढ़ने के उद्देश्य से कि हम इसको आइडियोलॉजी की बेसिस पर इसको क्या कर सकें, क्लासिफाइड कर सकें। अब कम से कम भाई कुछ आइडियोलॉजी के बेसिस पर तो आप क्लासिफाइड कर ही सकते हैं। एक तो जो सोशलिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, नेहरू की बात जो थी, समाजवाद, दूसरा गांधीयन जो प्रिंसिपल थे उनके बेसिस पर, ऐसे लिबरलिज्म के बेसिस पर या इंटेलेक्चुअल के बेसिस पर, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करके हम इनके आर्टिकल्स को वो भी देखेंगे। अच्छा, ये सब अभी ये सब पॉइंट्स में हमें डीपीएसपी को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, इतना थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करें।